देखिए भाई, जय श्री कृष्णा। अब तक हमने आपको यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ ये संधियां करा दी हैं। अब इसके बाद पूर्व रूप संधि देखते हैं। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का नियम क्या कहता है? एंगः पदान्तात् अति। एंगः पदान्तात् अति। ये क्या कहने लगा? एंगः पदान्तात् अति। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? देखिए, एंगः पदान्तात् अति। एंगः पदान्तात् अति। अति। देखो भाई, एंगः पदान्तात्, लंगड़ी के घर आए दो विसर्गी। आए दो विसर्गी, पंचमी का एक वचन, ये भी पंचमी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन। एंगः पदान्तात् अति यानी पदांत एंग। इधर तो पदांत एंग होगा और उसके बाद में अति हरस्व अ बैठा हुआ हो, तपरः तत्कारस्य हरस्व अ बैठा हुआ हो, तो भैया पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो इसकी वृत्ति क्या कहने लगी? यानी जो बात मैंने अब तक तुम्हें हिंदी में बताई, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो देखो, पदांतात एंगः अतिपरे, अतिपरे पूर्व परयो, पूर्व परयो पूर्व रूपम, पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। एकादेशः स्यात्। स्यात्। जैसे हरेव विष्णोव, हरेव विष्णोव। अब इनको समझेंगे भाई। देखो ये क्या कहने लगा? पदान्तात् एंगः अतिपरे पूर्व परयो पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। इसने कहा कि पदांत एंग के बाद वाले, यानी ऐसे कहीं पदा, यदि पदांत एंग के बाद में अति हरस्व आ बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर भैया पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। जैसे हरे धन अब में पूर्व रूप हुआ है, विष्णु धन अब में पूर्व रूप हुआ है। अब इन्हें एक बार देखते हैं, इसका नियम बना क्या? यदि पदांत एंग के बाद में, पदांत एंग, पदांत एंग के बाद में पदांत एंग। अब पदांत एंग क्या है पहले ये देखते हैं। एंग में दो अक्षर आते हैं, ए और ओ। ए ओ, ए ओ। पदांत एंग यानी पदांत का ए ओ होना चाहिए, उसके बाद में अति हरस्व आ बैठा हुआ हो, केवल और केवल हरस्व आ। ठीक है ना? केवल और केवल हरस्व आ बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर, पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप, पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात मैं ये कह दूं पहले ए है तो ए होगा, ओ है तो ओ होगा, है ना? लेकिन बाद वाले आ को पूर्व रूप जब हो जाएगा तो इसे अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। ठीक भाई, अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। तो दोबारा सुनेंगे। यदि पदांत ए ओ के बाद में छोटा आ बैठा हुआ हो तो दोनों के स्थान पर जो पहले बैठा है, पहले ए बैठा है तो ए रहेगा, ओ बैठा है ओ रहेगा। अर्थात बाद वाले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चाहो तो उसकी जगह आ के स्थान पर पूर्व रूप यानी उसे हम अवग्रह चिन्ह में बदल सकते हैं। बात आती है गुरुजी ये पदांत इंग क्या है? तो पदांत इंग क्या है तो इसको देखिए। पदांत इंग, पदांत इंग यानी पदांत। अब गुरुजी ये पदांत क्या है? तो पदांत समझेंगे हम पद का अंत, पदस्य अंतः इति पदांतः, पद का अंत। ठीक, पद का अंत पदांत कहलाता है।
अब गुरुजी पद क्या है? अगर कोई तुमसे ये पूछे पद क्या है, तो देखो यहाँ पर बताया गया शुभ तिगंतम पदम, शुभंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। अरे भाई, यानी शब्द रूप को ऐसे कह दें, इसकी डिटेल पहले पढ़ा चुके हैं। शब्द रूप या धातु रूप को, शब्द रूप या धातु रूप को संस्कृत में पद के नाम से जाना जाता है, पद के नाम से जाना जाता है। तो शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं, और पद का अंत क्या कहलाता है? पदांत कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, इस संधि में, पूर्व रूप संधि में जो हमारा LHS पक्ष होगा वो या तो शब्द रूप होगा या धातु रूप होगा। उसके बाद में यदि ह्रस्व आ गया तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अब यही देख ले हम, हरे, हरे प्लस अब, देखो हरे प्लस अब। देखिए, अगर वैसे बात करें हम कि गुरुजी इसमें एक नियम ये भी तो लग रहा है ना, ए इधर है, आ इधर है। अरे ए सूत्र लगा ए चो यवा यावह। अरे भाई, ए ओ आई औ के बाद में कोई भी स्वर बैठा हुआ हो तो ए ओ आई औ के स्थान पर क्रम से अय आदि आदेश कर दीजिए। ठीक है, अय आदि कर देंगे, लेकिन उस अयादि संधि से इसने नियम, इस अया
लिखेंगे इंगः पदान्तात् अति पदान्तात् इंगः अतिपरे पूर्वपरयो पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् हरेव विष्णोव। नीचे वाला भी लिख दें, पदांत एओ के बाद ह्रस्व आ हो तो दोनों की जगह पे पहले वाला ही रूप रहेगा, अर्थात बाद वाला आ अवग्रह में बदल जाएगा। अर्थ लिखेंगे यदि, ये नहीं लिखा अभी, ये भी उतार दो। लिखें यदि पदांत ए ओ के बाद पदांत ए ओ के बाद में ह्रस्व अ बैठा हुआ हो, ह्रस्व अ पता है क्यों रहा है, अति तबरह तत्कालस्य। पदांत ए ओ के बाद में ह्रस्व अ बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात बाद वाला अ पूर्व रूप होकर अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। अर्थात बाद वाला अ ह्रस्व अ पूर्व रूप होकर अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। अवग्रह चिन्ह कोष्टक में एस किसी आकृति लगा देना, जैसे
प्लस माइनस। उच्चारण संट है गए। देखिए अब यहाँ पद बराबर लिखेंगे, शब्द रूप या धातु रूप को पद के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए लिख दें कि अभी बताया हमने पदांत बोले तो पद का अंत, पद का अंत यानी पद किसे कहेंगे, शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं। अब अगर शब्द रूप या धातु रूप का अंतिम हिस्सा है उसके बाद में आ है तो पूर्व रूप हो जाएगा। उदाहरण के लिए लिख दो, हरे धन अव हरेव, विष्णु धन अव विष्णोव है। संस्कृत में शब्द रूप या धातु रूप को पद के नाम से जाना जाता है। हाँ उनमें लिख दो इसको, हरेव और विष्णोव को, हरेव और विष्णोव। इन उदाहरणों को भी लिख देना, ते अकर्मकाः ते कर्मकाः, संसारे धनस्मिन् संसारेस्मिन्। और एक आध उदाहरण जोड़ दो इसमें, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। देखो युक्ते वही सप्तमी का एक वचन, सह युक्ते, केवल इसको अवग्रह में चेंज कर देंगे, प्रधाने। वो आता है ना, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे धन अजनुनासिक, संबोधन का एक वचन, संबोधन। अब देखो उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक है ना, तो उपदेशे वही सप्तमी, तो उपदेशे अवग्रह में चेंज कर दो इसको, जनुनासिक। ठीक है, कुल मिला के एक के बाद अवग्रह दिखाई दे रहा है तो पूर्व रूप पहला वाला रूप ही रहेगा, बाद वाले आ को तो अवग्रह में चेंज करेंगे। लिख दिए। अच्छा देखो एक उदाहरण और जोड़ूं मैं तुम्हें, वायोत्र, यहां पर संधि हाँ केवल और केवल पूर्व रूप है ना। कारण क्या है कि वायु शब्द बना है वो वायु से बना है, वो शब्द बना है जो बताया ना वो कहा शब्द से। हाँ वायु शब्द बना है वो वायु, यानी ये संबोधन का एक वचन है, और वायु का वायु या ऊ का ऊ केवल और केवल संबोधन में बनता है। यदि अवग्रह से पहले संबोधन है तो निश्चित रूप से पूर्व रूप है। वायो धन अत्र, ये इसका विच्छेद हो गया, लिख लीजिए।
हाँ, नियम बता दूंगा। हाँ हाँ, केवल केवल पूर्वरूप। हाँ, उकारांत का ही तो संबोधन एक वचन है। अगर यदि अवग्रह से पहले संबोधन का एक वचन है तो निश्चित रूप से पूर्वरूप। यदि ओ विसर्ग से पैदा होके आ रहा है तो पहले विसर्ग फिर पूर्वरूप। चले आगे इसको। वायो धन अत्र वायोत्र, ये वायु का वायु बना है। भाई वायु शब्द संबोधन का एक वचन है ना। संबोधन का एक वचन के बाद में हरस्व आ दिखाई दे रहा है, तो हरस्व आ यानी दोनों के स्थान पर देखो, ये ओ पदांत है, बाद का आ दिखाई दे रहा है, दोनों के स्थान पर ओ और अवग्रह ये जोड़ना है। बन गया वायुत्र। यदि देखो, अभी नियम लिखो आगे, तब समझ में आएगा। देखो अभी एक बार में नहीं, एक मिनट, आप ये वाला लिखो, जब समझ में आएगा। लिखो, नोट डालें। नोट में लिखेंगे, यदि ए के बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, यदि ए के बाद अवग्रह चिन्ह ऐसी किसी आकृति, ए के बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वहां निश्चित रूप से पूर्व रूप संधि होगी। निश्चित रूप से पूर्व रूप संधि होगी। दूसरा पॉइंट, यदि ओ के बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तथा वह संबोधन एक वचन का है, तथा वह संबोधन एक वचन का है, तो वहां भी केवल पूर्व रूप संधि ही होगी। तो वहां भी केवल पूर्व रूप संधि ही होगी। तीसरा बिंदु, यदि ओ विसर्ग सहित आ से उत्पन्न हो रहा है, विसर्ग सहित आ, कोष्टक में लिखें उत्तु के नियम से, उत्तु के नियम से, उत्तु के नियम से अ छोटा। हाँ, यदि ओ विसर्ग सहित आ से, कोष्टक में लिखेंगे उत्तु के नियम से, कोष्टक बंद, पुनः मिलान करिए। यदि ओ विसर्ग सहित आ से मिलकर बन रहा है, मिलकर बन रहा है, तथा उसके बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वहां, उसके बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वहां, तो वहां पहले उत्तो विसर्ग, तत्पश्चात
पूर्व रूप संधि होगी। जैसे 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 उदाहरण के लिए देखो, कह धन अपि, ये लिखना, कह धन अपि। यहाँ उत्तो विसर्ग का नियम क्या कहता है, इसको भी साइड में लिख देना कि विसर्ग से पहले आ हो, बाद में आ हो, विसर्ग सहित आ को ओ करते हैं, बाद वाले आ को अवग्रह में चेंज कर दिया। पहले ओ बनाया उत्तो के नियम से, बाद में अवग्रह किया पूर्व रूप के नियम से। तो कह धनपि, फिर बनेगा को धनपि, फिर हो जाएगा कोपी। ऐसे भी कह सकता है कोपी इति पदस्य, इति पदस्य पूर्व रूप संध्यानुसारेण विच्छेदम कुरु। पूर्व रूप के हिसाब से विच्छेद करेंगे तो कोधन अपि, और कछु नहीं किए तो कह धन अपि। कोपी शब्द को तोड़ेंगे तो कह धन अपि से टूटेगा, कछु नहीं कहे तो वो, और वो कहे गए पूर्व रूप के नियम से तोड़, तो पूर्व रूप का नियम तो या जगह पे लग रहा है ना कि या जगह पे, या जगह पे लग रहा हो तो को धन अपि से ही तोड़ना पड़ेगा, ना कि कह धन अपि से। आया ना समझ में? तो पहले विसर्ग तत्पश्चात पूर्व रूप, है ना? हाँ, पहले उत्त से बना फिर पूर्व रूप से हुआ। ठीक है, लिखो, अन्य उदाहरण लिख लो पहले इस नोट का, तीसरी वाली का रह जाएगा उसे बाद में लिख देंगे। लिखो, मह धन अनुस्वार, और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मूनुस्वार। ठीक, इनको लिख लो पहले, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ए वाले को पीछे लिख लेना। वचनः वो विरामः धनावसानम, विरामोवसानम, वचनः धनानुनासिक, वचनोनुनासिक, यरः धनानुनासिक, यरोनुनासिक, रामः धन अयम, रामोऽयं, रामः धन अहम, रामोऽहं, बालः धन अत्र, बालोऽत्र। इन उदाहरणों को उतारें। ये राम, बाल वगैरह वगैरह सब अकारांत के बाद आने वाले विसर्ग से पैदा हो रहे हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, राम का रामो कहीं शब्द रूपों में बनता है क्या? रामो तो नहीं कहीं बनता कहीं भी। 21वां रूप और 3 संबोधन के रूप, 24वां में कहीं भी रामो नहीं बनता। तो इसका मतलब है ये अकारांत से, आकार से बन करके बन रहा है, अकारांत के बाद विसर्ग आ रहा है, उस विसर्ग से बन रहा है ये। पहले विसर्ग होगी फिर पूर्व रूप होगी।
चलें आगे। हाँ, विसर्ग वाले सारे इसी में आ जाएंगे थर्ड पॉइंट में। और का खूब तड़बू तो कुछ भी करवा सकता है। हाँ, संधि पूछ सकता है, तड़वा भी सकता है, जड़वा भी सकता है। अब तो यही समझिए कि यदि अकारांत से ऊ दे रखा है तो 100% उत्त प्लस पूर्व रूप, और यदि उकारांत का संबोधन है तो केवल और केवल पूर्व रूप, है ना। अकारांत देखो, राम का रामू बन रहा है, यर का यरो हो रहा है, वचन का वचनो बन रहा है, विराम का विरामो हो रहा है, बाल का बालो हो रहा है। अकारांती तो हैं सारे। अकारांत के बाद विसर्ग का ओ हो रहा है ना, तो पहले उत्त फिर पूर्व रूप। और यदि उकारांत के बाद में, उकारांत के संबोधन के बाद में हो रहा है तो केवल और केवल पूर्व रूप। लिख लिया ये। देखो पुराने उदाहरणों में, यानी पिछले वाले पेज में ये वाले उदाहरण लिख लिए तुमने, अन्य उदाहरण डाल करके लिखे। ये लिख लिया है तुमने, लिख लो इसको, ये लिख दो। अन्य उदाहरण डाल करके लिखना देना। अब ये नोट वाले उदाहरण तो हो गए, एक लाइन छोड़ करके अन्य उदाहरण लिखें, इसमें मिक्स आ जाएंगे सारे। मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखते चलना। ब्राह्मणे प्लस अत्र। अब ए के बाद है ना, ए देखो शब्द रूपों में कहाँ बन रहा है, सप्तमी के एक वचन में बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ब्राह्मणेत्र आया समझ में। ब्राह्मणेत्र, इस उदाहरण को लिख देना। एक तो ये रहा। दूसरा उदाहरण लिख दो, गुरु प्लस अत्र। अब ये देखो, ये गुरु का, गुरु शब्द कोई नहीं होता, गुरु तो होता है ना संस्कृत में। अब गुरु उकारांत का संबोधन क्या बनेगा, गुरु। ये विसर्ग से पैदा नहीं हो रहा, ये तो ऊ का संबोधन है। तो यहां केवल और केवल पूर्व रूप, ये केवल पूर्व रूप का उदाहरण है, केवल और केवल पूर्व रूप का। ठीक है, लिख दो इस उदाहरण को, गुरु प्लस अत्र, गुरोत्र। चलें। विरामः अवसानम, विसर्ग सहित आ को ओ होगा, तो पहले विसर्ग फिर पूर्व रूप। हाँ, लिख लिया या। बने प्लस अत्र, यही है। अब मैं और लिख रहा हूं एक आध दो। देखो देखो, संसारे, कोई बात नहीं है, और लिख लीजिए, संसारे अधुना। इसको देखो, संसारे अधुना, इस संसार में। ठीक है, तो संसारे धन अधुना, संसार शब्द का सप्तमी एक वचन है। आगे ह्रस्व दिखाई दे रहा है, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संसारे धुना। धुना बोलेंगे इसे, इसको बोलते नहीं है। ये तो केवल इस बात को बताता है कि मैं पहले कभी आ था, आज दुनिया में नहीं रहा। हुआ है गए मेरे। अब चाहे तो दीवारी पर दियो जरा जाइयो, थान बने उधर हो जो दियो जरा जाइयो। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलो आगे संधि पढ़ते हैं हम, पररूप। पररूप संधि, और पररूप संधि क्या कहती है, देखो, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। इसने कहा कि एंग आगे होना तो पररूप कर दो, लेकिन ये जो एंग होंगे वो स्पेशल होंगे। बन गई कैसे, वृत्ति देखो क्या कह रही है आचार्य वरदाचार्य की। आचार्य वरद क्या कहने लगे कि अवर्णांतात उपसर्गात, अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ, एंगादौ धातौ परे, धातौ परे पूर्वपरयो, पूर्वपरयो, पूर्वपरयो पररूपम एकादेशः स्यात्। पूर्व पर यानी पररूपम एकादेशः स्यात्। प्रेजते,
उपोषति, उपोषति। देखो ये संधि क्या कहने लगी, यानी संधियां छठी हैं ना, उन पांचों में से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन पांचों में से दोनों तीनों संधियां छठी हैं, पूर्वरूप, पररूप और प्रकृति भाव। तो देखो पररूप संधि का नियम क्या है, ये कहने लगा, पहले समझिए, अवर्णांतात उपसर्गात। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में इधर उपसर्ग होना चाहिए, इधर उपसर्ग होना चाहिए 100%, और उसके अंत में आ होना चाहिए, ये तो होगा उपसर्ग का आ। उधर एंग, एंग बोले तो ए या ओ, एओंग, ए या ओ से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो, धातु परे, धातु सप्तमी है, देखो ये सप्तमी लगी हुई है, एंग आदौ धातु परे, ए या ओ से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो, धातु रूप बैठा हुआ हो, तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पर रूप हो जाता है। अब पर रूप हो जाएगा, ठीक है ना, पर रूप हो जाता है। पर रूप बोले तो बाद में ए है तो ए होगा, ओ है तो ओ होगा, ठीक ना। चलो पर रूप हो जाता है, बाद में ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। दोबारा फिर सुनिए, एंगी पररूपम सूत्र क्या कहने लगा, इसने कहा अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से शुरू होने वाली धातु रूप बैठी हुई हो, तो दोनों के स्थान पर बाद वाला ही रूप रहेगा, बाद में ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। मान के गुरुजी कैसे, तो देखो साहब ऐसे, प्रेजते, प्रधन एजते, एजते, प्र प्लस एजते। इस स्थिति में देखें कि क्या प्र, देखो कंडीशन ने क्या कहा कि पहला शब्द जो होगा वो उपसर्ग वाला होगा, और उसके अंत में उपसर्ग भी अकारांत होगा, अ अंत वाला होगा, बाद में जो ए ओ होंगे वो धातु रूप के होंगे। तो ये संधि किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का, ठीक है ना। एंगी पररूपम सूत्र वृद्धि रेची सूत्र का अपवाद सूत्र है, आया ना समझ में, वृद्धि रेची का अपवाद सूत्र है एंगी पररूपम, ठीक। अब देखिए इसने कहा प्रधन एजते, क्या प्र एक उपसर्ग है, बन गई जी, इसके अंत में आ है, बिल्कुल, बाद में ये धातु रूप है क्या, बन गए बिल्कुल, सेवते सेवते सेवंते, एजते एजते एजंते, तो ये धातु रूप है। अब इस आ के बाद में धातु रूप का ए बैठा है, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए, बाद वाला ही रूप रहेगा, बाद में ए तो ए, पहले वाला रूप खत्म। प्र में से आ हटाया तो प्र हलंत रहा, ए जते में से ए हटा दिया, जो आगे है वो लिख दिया, और जोड़ेंगे प्र में ए की मात्रा, प्रे जते, प्रे जते। एज्री दीप्तौ, यहाँ जो धातु है ना, अगर कोई तुमसे पूछे इसमें धातु कौन सी है, एज्री दीप्तौ, चमकने अर्थ में आती है ये, एज्री दीप्तौ। तो प्रेजते का अर्थ क्या होगा, अत्यंत चमकता है, अत्यंत, अत्यंत चमकता है, चमकता है, अत्यंत चमकता है। अब उपोषधि शब्द आ जाए कि गुरुजी उपोषधि शब्द है, उपधन औषधि, अब इसमें कौन सी संधि हो सकती है, तो देखो क्या उप एक उपसर्ग है, बन गई जी गुरुजी, इसके अंत में आ है, बिल्कुल, औषधि धातु रूप है क्या, बन गई, शायद हो सकती है गुरुजी, अरे शायद वायद क्या, पठती गच्छति, सेम तो चल रहा है ना, अगर तुम्हें पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे इसमें उस दाहे धातु है, उस दाहे जलाने अर्थ में आती है, तो यानी उप औषधि, उप में आ है, औषधि में धातु रूप का ओ है, दोनों के स्थान पर बाद वाला ही होगा, बाद में ओ है तो ओ ही होगा, और जब बाद वाला हो जाएगा तो संधि पर रूप होगी, और जोड़ेंगे तो पा में से आ हटाओ, ओ की मात्रा जोड़ दीजिए, उपो, इसको हटाते हुए पीछे वाला लिख दीजिए, बन गया उपोषधि, और इसका अर्थ निकल करके आ जाएगा भाई समीप आकर जलाता है, समीप आकर जलाता है, समीप आकर जलाता है, उपोषति, जलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है उपोषति है। और उदाहरण दीजिए, अब धन औषधि, अब धन औषधि,
अब इसको देखो, अब क्या अब उपसर्ग है? पहली बात तो अवर्णांत उपसर्ग 4 हैं, प्र, अप, उप और अब। ये 4 ही उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अंत में छोटा आ है, ठीक है ना। इसी के बाद धातु रूप दिखाई देगा तुम्हें ए या ओ वाला। तो अब एक उपसर्ग है, उसके अंत में आ है, ओ सती में ओ धातु रूप है, दोनों के स्थान पर बाद वाला ही रहा, यानी व में से आ हटाओ, ओ जोड़ दो। अब ओ, इसको हटाते हुए पीछे वाला लिख दो, अबोशती जलाता है, ठीक ना। तो कुल मिला के पररूप संधि का ये नियम समाप्त हुआ। इसने कहा, देखो इसने कहा एंगी पररूपम, पररूप संधि का नियम कहने लगा एंगी पररूपम, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या ऊ से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो तो दोनों के स्थान पर भैया पररूप हो जाता है, अर्थात बाद वाला रूप हो जाता है। बाद में ए है तो ए होगा, ओ है तो ओ होगा। अगर तुमसे ये पूछे कि पररूप संधि किसका अपवाद है, तो यह संधि जो हम पढ़ रहे हैं वृद्धि रेचि सूत्र का, यह संधि कह दो, है ना, या यह उक्त सूत्र कह दो, यह संधि वृद्धि संधि का अपवाद है। और सूत्र के बारे में बात करेंगे हम, तो यानी ऐसे ऐसे कह दें, एंगी पररूपम सूत्र वृद्धि रेचि सूत्र का अपवाद सूत्र है, वृद्धि रेचि सूत्र का अपवाद सूत्र है, अपवाद सूत्र है, अपवाद सूत्र है, ठीक है ना। तो देखो वृद्धि रेचि का अपवाद सूत्र कौन सा है? एंगी पररूपम। वृद्धि संधि की अपवाद संधि कौन सी है? पररूप संधि। वृद्धि संधि ये कहती है कि आ के बाद में ए ओ हो तो भैया वृद्धि कर दो, ए है आ के बाद में तो आई करो, ओ है तो औ करो, है ना। लेकिन इसने कहा ठहरो, यदि इधर उपसर्ग का आ हो उधर धातु रूप का ए या ओ हो तो वृद्धि नहीं होगी, पररूप होगा। और पररूप होगा तो पररूप अपवाद बन जाएगा, किसका? किसका? वृद्धि का। संधि तो पररूप होगी लेकिन अपवाद वृद्धि का बनेगा, ठीक है ना। आया, लिख दीजिए, लिखें एंगी पररूपम। हाँ बिल्कुल, सप्त विषयक तो अपने आप में खींच ही लेंगे, उन सब में तो संधि वृद्धि हो ही रही है। पररूप का तो ये अकेला अभी एक ही तो नियम पढ़ाया है, अभी तो पढ़ाएंगे हम सकंद्वादिशु पररूपम वाच्यम। वो हमने वहां पढ़ाया था ना आपको, एत्ते धत्युठसु प्रादु होड़ो ढयस्यु, है ना, ये सूत्र पढ़ाए थे। हाँ, एस और एस के विषय में, एस और एस से पररूप में आने चाहिए थे लेकिन उसने छीन लिए, कि नहीं, फिर वहां सूत्र विशेष आ जाएगा, एत्ते धत्यु यानी प्रादु होड़ो ढयस्यु सूत्र है ना, इसमें एस और एस में पररूप होनी चाहिए थी लेकिन कौन सी हो गई? वृद्धि। लिखाए हैं मैंने वो सारे, ध्यान से समझना उन सूत्रों में, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना। तो आप इसको लिखेंगे, अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व परयो पररूपम एकादेशः स्यात्। उदाहरण लिख देंगे, प्रेजते उपोषति।
और ये भी उतार लेना। देखें, इन उदाहरणों को उतार लो, तीनों को। अच्छा, लिखिए। यदि, इसका अर्थ लिखेंगे वृत्ति का। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, अवर्णांत इसके अंत में छोटा आ है, अवर्ण है अंत में जिसके, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से शुरू होने वाले धातु का रूप बैठा हुआ हो, तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पर रूप हो जाता है। यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद में एंग से शुरू होने वाली, यानी ए ओ से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो, तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। जैसे, पहले इसको उतार लो। उपसर्ग के आ के बाद में ए ओ से धातु रूप हो तो पर रूप, ठीक है ना। है? लिख दिया। हाँ, इनको लिखाऊंगा, पहले उदाहरण उतार लें। देखिए, इनको उतारें। प्रएजते, प्रेजते, उपओषधि, उपोषधि, अवओषधि, अवोषधि, कितने भी उदाहरण आ जाएं, अनेकानेक, आप कर सकते हो। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में धातु रूप बैठा हुआ हो ए ओ वाला, तो पर रूप कर दीजिए।
उतार लिया। नोट डालेंगे। लिखें। लिखें पररूप संधि, पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद होती है। भाई इसमें आ और ए मिल करके वृद्धि में आई होते हैं ना दोनों मिलके, लेकिन यह नहीं हो रहे। पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद होती है। अपवाद वृद्धि का है, संधि पररूप होगी उन उदाहरणों में, प्रजते आदि में, है ना। अब इसे सूत्र के रूप में लिख लो। अगर वो सूत्र पूछे तो लिखेंगे एंगी पररूपम सूत्र वृद्धि रेची सूत्र का अपवाद सूत्र है। और तुम्हें पता ही है एते धत्युठसु, जो एते धत्युठसु है ना, वो एंगी पररूपम का भी अपवाद है ना। तो ये सारी बातें हमने लिखा दी थी। अब चलते हैं आगे, है ना। अगली संधि आ जाती है आपकी। संधि तो हमारी पररूप ही चलेगी, पररूप संधि। और पररूप संधि का दूसरा नियम चलेगा। अब दूसरा दूसरा नियम दूसरा नियम आएगा हमारा शकंध्वादिषु, वार्तिक है आचार्य कात्यायन की। शकंध्वादिषु, शकंध्वादिषु पररूपम, पररूपम उवाच्यम। उन्होंने कहा शकंधु आदि शब्दों में भी पररूप कह दो, है ना। शकंधु आदि जितने भी शब्द हैं ना, शकंधु आदि 9-10 शब्द हैं, उनमें भी आप पररूप कह दीजिए, वाच्यम कह देना चाहिए। बन गई शकंधु आदि शब्दों में कहाँ पररूप करें गुरुजी? तो वरद आचार्य कहने लगे, उन्होंने वृत्ति बस केवल इतनी दी। उन्होंने वृत्ति में कहा तच्चटे, तच्चटे, इतनी कही है बस वृत्ति में उन्होंने, तच्चटे। अरे भैया, इसलिए वार्तिक ने तो ये कहा है कि शकंधु आदि शब्दों में पररूप कह दीजिए। बन गई कहाँ कहें, ये बात क्लियर नहीं कही आचार्य कात्यायन ने। तो वृत्ति में भरत आचार्य कहने लगे कि वह पररूप तच्चटे, तत् माने वह, च माने और वह पररूप जो आप करने जा रहे हो, ते षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन टी के स्थान पर, टी का टे बनेगा ना, कवि का कवे, है ना। तो उसे उस पररूप को टी के स्थान पर करिए, टी के स्थान पर करेंगे। अच्छा बन गई गुरुजी, ये टी क्या है, ये तो बता दीजिए टी क्या है। तो टी, टी संज्ञा विधायक सूत्र है अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। अब ये अचोन्त्यादि टी क्या है गुरुजी? तो इसने कहा है अचह अंत्यः या आदि ही यह स टी संज्ञा स्यात्। इसने कहा कि अचह अंत्यः यानी अंतिम स्वर को, अंतिम स्वर को या अंतिम स्वर प्लस व्यंजन, अंतिम स्वर प्लस व्यंजन समूह को, व्यंजन समूह को, समूह को टी कहते हैं। देखो भाई, या तो अंतिम स्वर को टी कहेंगे,
अंतिम स्वर को टी कहेंगे। अब ढूंढोगे तो लास्ट में स्वर मिल जाएगा तुम्हें। बन गई गुरुजी, नहीं हो तो ढूंढिए, नहीं हो तो ढूंढिए, लास्ट का स्वर ढूंढना है और उसके बाद जितने भी व्यंजन बैठे हैं एक दो, उस पूरे के पूरे समूह को टी कहते हैं। बन गई। जैसे गुरुजी देखो, जैसे मैं ये कहूँगा कि शक, अगर कोई तुमसे ये कहे शक, इस शब्द में टी क्या है, तो इस शब्द में अंतिम स्वर आ, इस शब्द में अंतिम स्वर आ टी है। ठीक है ना। अच्छा गुरुजी, अगर मान लो अंत में स्वर नहीं हो, जैसे मनस, अब इसमें टी क्या है, तो ढूंढिए, इसमें स्वर तो मिलेगा कहीं ना कहीं, ना में बैठा है। इस आ के बाद जितने भी व्यंजन हैं वो सब टी हैं, तो ना का आ और आगे सा बैठा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे मनस में टी क्या है, तो उत्तर आएगा अस, मनस में अस टी है। अगर कोई कहे गुरुजी पतत शब्द में टी क्या है, तो अंतिम स्वर आ है, कहाँ, ता में बैठा है, उसके बाद जितने भी व्यंजन हैं वो सब टी हैं, तो पतत में टी कौन है, अत। ठीक है ना, अत टी है। तो इसने क्या कहा, सकंदु आदि शब्दों में पररूप कर दीजिए, सकंधु आदि शब्दों में पररूप कर दीजिए। ठीक है ना, सकंदु आदि शब्दों में पररूप कर दीजिए। कहाँ करें, टी के स्थान पर। टी किसे कहते हैं, अंतिम स्वर को या अंतिम स्वर प्लस व्यंजन समुदाय को टी कहते हैं। कैसे साहब, कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए साहब यहाँ पे शकंदु आदि शब्दों में पररूप करना है, और वो भी करना टी के स्थान पर है। सक धन अंधु, अब इसको देखें, सक धन अंधु, सक में टी है आ, ये ऐसा वैसा नहीं है, ये टी है, उसके बाद में बैठा है आ। आचार्य कहने लगे टी प्लस बाद वाले के स्थान पर बाद वाला ही करो, बाद में आ है तो आ ही करो। आ कर दिया हमने, सक में से आ हटाओ, आ ही जोड़ दो, तो सक, इसको हटाते हुए और यहाँ लिख दीजिए जो आगे लिख रहा है, बन गया सकंधु। ठीक है ना। अब कोई तुमसे ये कहे कि ये जो उदाहरण है तुम्हारा, ये किस संधि का अपवाद है, कौन सी संधि होनी चाहिए इसमें, हाँ, इसमें दीर्घ संधि होनी चाहिए, आ और आ मिलके बड़ा आ होना चाहिए। सकधन अंधु सकांधु बनना चाहिए था, लेकिन आचार्य कात्यायन ने सकंधु आदि 10 शब्दों को छीन करके उसमें संधि पररूप कर दी, कि चाहे वो किसी भी संधि के उदाहरण हैं, लेकिन संधि सब में पररूप होगी। और वो कैसे होगी, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे सक धन अंधु शकंधु, उन्होंने कहा कि यहाँ जो पररूप करेंगे वो टीका करेंगे, टी को हटाओ, खत्म करो, बाद में जो है वो लिखो सकंधु। ऐसे ही शकानाम अंधु, शकों का कुआ, कर्क प्लस अंधु, कर्क धन अंधु, इसको भी जोड़ेंगे तो टी आ है, बाद में आ है, दोनों के स्थान पर बाद वाला हुआ, कर्क में आ हटाओ, आई जोड़ दो, तो कर्क, इसको हटाते हुए बाद वाला लिख दीजिए करकंधु। करकंधु कहते हैं कर्क नाम के राजाओं का कुआ। आगे देखो हलीशा, हल धन ईशा, हलीशा, हल का दंड, हल का दंड, जिस डंडा होता है ना हल चलाने, किसान चलाता है, तो हल में टी क्या है, आ, ये टी है, बाद में कौन है, ई, टी प्लस बाद वाले दोनों के स्थान पर करेंगे ई। ठीक है ना। ल में से आ हटाओ, बड़ी ई जोड़ो, हा ली, इसको हटाते हुए पीछे वाला लिख दो, का बन गई हलीशा। गुण का अपवाद, ये गुण का अपवाद है, संधि पर रूप है। ये दीर्घ का अपवाद है, संधि पर रूप है। ये 8-10 उदाहरण आचार्यों ने लेकर के पररूप में पटक दिए और कह दिया टी के स्थान पर पररूप करो। हाँ आ रहा है, अब इस सारे आ रहे हैं। देखो मनस धन ईशा, ठीक। अब देखो टी क्या है इसमें, टी हटाओ अस, बाद में कौन है, ई, दोनों का पररूप करेंगे ई। ठीक है ना। मनस में से अस हटाएंगे तो ना हलंत, आगे बैठा है सा, जोड़ेंगे ना में बड़ी की मात्रा मनी, पीछे है सा अर्थात बुद्धि, मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि, मनीषा बन गया। ठीक है ना।
अब देखो ऐसे ही लांगलीशा, लांगलीशा शब्द बनेगा। देखो लांगल धन ईशा, लांगल धन ईशा, लांगल प्लस ईशा। अब देखो इसमें भी देखो टी क्या है, आ, बाद में है ई, ये टी का प्ररूप कर दो, दोनों के स्थान पर ई, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे, ला में आ हटाओ, बड़ी ई जोड़ दो, लांगली, इसको हटाते हुए सा, लांगलीशा, हल का दंड, ठीक है ना। आगे देखें, कुलटा, कुलटा शब्द है, इसे तोड़ देते हैं हम यहीं पे, कुलटा, कुलधन अटा। अब कुलधन अटा, ला में आ टी है, बाद में आ, दोनों का पररूप आ, ला में आ हटाओ, आ जोड़ो, कुल, इसको हटाते हुए कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री, कुल कलंकिनी स्त्री, कुलटा, ठीक है ना। आगे देखो, सीम, चलो अभी ये ले लेते हैं, हाँ वो ले लेते हैं अभी, पतत प्लस अंजलि, पतत धन अंजलि, ठीक है। पतत टी क्या है, अत, बाद में क्या है, अम, बाद में अम है ना। टी अत है, टी प्लस बाद वाले के स्थान पर बाद वाला ही करना है, बाद में अम है तो अम ही करना है, ठीक है ना। पतत में ते अत हटाओ तो ता हलंत, ठीक है ना। अब आगे देखो ये हटाएंगे तो जली, और जोड़ेंगे ता में अम लगाओ, पतम, पीछे जली, पतंजलि, ठीक है ना, ये बन गया पतंजलि। आया समझ में। चलो आगे चलते हैं, सीम प्लस अंत। अब देखो सीम में टी क्या है, आ, बाद में क्या है, आ, दोनों के स्थान पर बाद वाला आ, मामदे आ हटाओ, आई जोड़ दो, सीम, इसको हटाते हुए नत, सीमंतः, सीमंतः केसवे से, एक आता है सीमंतः केसवे से, देखो सीमंतः केसवे से, वो ये कह रहा है कि केसवे से, यदि केसों को संवारने में, केसवे से यदि केस संवारने में प्रयोग किया जा रहा है तो हो जाएगी पररूप संधि, तो हो जाएगी पररूप। यानी यदि इसका अर्थ मांग निकल रहा है, मांग, क्या निकल रहा है, मांग, मांग पता है क्या है, आचार्य पतंजलि ने कहा है, इन्होंने, पतंजलि ने भी बताया है और आचार्य पाणिनि ने भी कहा है कि जब महिलाएं बाल संवारते समय आधे बालों को लेफ्ट और आधे बालों को राइट पटक देती हैं, बीच में जो रेखा निकलती है उसे कहते हैं सीमंता, ठीक है ना, मांग, हाँ डिमांड नहीं, हाँ डिमांड नहीं, आप डिमांड कह रहे हो कि डिमांड है ना, डिमांड नहीं है ये, वो मांग है भरने वाली। तो देखो सीमंतः मांग, सीमंतः केसवे से। अब यानी इसने यह कहा यदि मांग अर्थ निकल रहा हो तो सीम धन अंत में संधि होगी पररूप, और यदि सीम धन अंत ये दोनों जुड़ कर के मांग से भिन्न अर्थ निकल रहा हो और शब्द बन जाए सीमांत, सीमांत शब्द बन रहा हो तो, यानी सीमांत शब्द का मतलब है सीमा रेखा, यदि उसका अर्थ सीमा रेखा निकल रहा है, सीमा रेखा अर्थ निकल रहा है तो हो जाएगी दीर्घ संधि, तो हो जाएगी दीर्घ संधि। कुल मिला के बात यह है, यदि मांग अर्थ निकलेगा तो होगी पररूप, और मांग से भिन्न अर्थ निकले तो हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला उदाहरण आ गया आपका, देखो सार, नेक्स्ट उदाहरण, सार प्लस अंग, सार प्लस अंग, रा में क्या है, आ,
अ, बाद में अंग में है अम, दोनों को जोड़ेंगे तो सार में टी है और टी का प्ररूप करेंगे तो अम निकल के आया, सार में से हटाओ, अम जोड़ो, सा रम, इसको हटाते हुए ग, सारंग, सारंग पशु पक्षिणो। यदि सारंग शब्द का अर्थ पशु पक्षी, पशु पक्षी, सारंग शब्द का अर्थ पशु पक्षी यानी मयूर आदि निकल रहा हो तो संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पररूप हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी आपकी पररूप। और यदि आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएंगे और शब्द बन रहा हो सारांग, सारांग शब्द बन रहा हो, सारांग मतलब सार का हिस्सा, सारांश कह दो भले ही, यानी कहने का मतलब है पक्षी आदि अर्थ निकल रहा हो तो पररूप होगी, और इससे भिन्न अर्थ निकल रहा हो तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना। अब एक उदाहरण और बच गया है, उसको और बता देते हैं। देखिए भाई, एक उदाहरण और है, मृतंड। मृतंड से मारतंड बनेगा, मृत प्लस अंड, मृत प्लस अंड। अब इसमें देखें कि मृतंड, मृत में टी क्या है? आ, अंड में आ, दोनों के स्थान पर बाद वाला करेंगे आ, मृत में से आ निकालो, आई जोड़ दो, मृत, इसको हटाते हुए पीछे वाला लिख देंगे मृतंडः। ठीक है ना, मृतंडः। आया समझ में? अब मृतंड हमने लिख लिया तो इसका अर्थ है मृत माने निर्जीव, अंड माने अंडा, निर्जीव अंडा। लेकिन आचार्यों ने इससे मार्तंड शब्द बनाया, तो मृतंड जो शब्द है, इस मृतंड शब्द से आगे उन्होंने संतान अर्थ में अण प्रत्यय लगाया, अण, अण प्रत्यय लगाया, ण गया, ऋत प्रत्यय है, तद्दितेषु वचामादे, एक सूत्र आएगा, वो आदि अच को वृद्धि करेगा, री को करेगा आर, री को आर करेगा, मृत से बनेगा मारतंड, मारतंड शब्द और बाद में पद होकर के बन जाएगा मारतंड। कहने का मतलब यह है, अगर मारतंड शब्द आ जाए तो और तुमसे विच्छेद करने की कहे कि विच्छेद कर भाई, तो आप करेंगे मृत प्लस अंड। मृत प्लस अंड को जोड़ने के लिए कहा जाए तो मारतंड, तोड़ने के लिए कहा जाए मृत प्लस अंड। अब यहाँ मृत धन अंड में टी क्या है? आ, बाद में आ, दोनों का हमने प्ररूप किया और बन गया आ, बन जाएगा मृतंड। लेकिन संतान अर्थ में अण प्रत्यय ला करके बनाएंगे मारतंड। ठीक है ना। दोबारा से सुनेंगे। आचार्य कात्यायन की वार्तिक आई अगले नियम में, पररूप में ही, सकंदवादिशु पररूपम वाच्यम, तो भरद्वाज ने वृत्ति लिखी। यहाँ सूत्र परिभाषा तो ये कह रही है, वार्तिक तो ये कह रही है कि सकंदु आदि शब्दों में पररूप कह दो। बन गई कहाँ के में, कहाँ के में साहब? बन गई टे, टी के स्थान पर कह दो, तो बन गई टी का के में अचोन्त्यादि टी। टी मतलब अंतिम स्वर को या अंतिम स्वर प्लस व्यंजन समूह को टी कहते हैं। जैसे सक में आटी है, मनस में असटी है और पतत में अतटी है। ठीक है ना, ये अंतिम स्वर प्लस व्यंजन समूह को भी टी कहते हैं। अब बात आती है कि जैसे गुरुजी देखो, सक धनंदु, का में आटी है, बाद में आ है, दोनों का प्ररूप किया सकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंधु, हल धन ईशा हलीशा, मनस प्लस ईशा मनीषा, लांगलीशा लांगलीशा, कुल अटा कुलटा, पतंजलि पतंजलि, और सीमंत सीमंतः। मांग अर्थ निकले तो पररूप, मांग से भिन्न अर्थ निकले तो दीर्घ संधि सीमांत, और सार प्लस अंग सारंग। पशु पक्षी मोर आदि निकले तो पररूप, इससे भिन्न अर्थ निकले तो दीर्घ संधि सारंग बनेगा। मृत धन अंड मृतंड, अण करेंगे मारतंड, मारतंड आ जाए मृत प्लस अंड करेंगे, और जोड़ने के लिए आ जाए तो मारतंड करेंगे। तो 10 शब्द हैं। कौन कौन से? शकंधु, करकंधु। देखिए यहाँ बात करें, शकंधु, करकंधु, हलीशा, लांगलीशा, कुलटा, पतंजलि, पतंजलि, सीमंत और सारंग और मृतंड। इन 10 शब्दों को शकंधु आदि, आदि का मतलब है शकंधु आदि, और भी हैं, और भी 10 शब्द हैं। उन 10 शब्दों में आप पररूप कह दो। वो हैं तो न जाने किसी और संधि के उदाहरण हैं, लेकिन उनको खींच करके यहाँ ला करके पररूप कर दी, तो वो किसी अन्य संधि के अपवाद बन गए। ठीक है ना, तो लिखो है